हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड की करंट अफेयर्स, जो कि हमारे नवंबर मंथ की चल रही है। तो काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो गई है, हमारी आईआर के लेसन यहाँ पे चल रही है। तो चलिए देखते हैं कि आज हमें कौन सी टॉपिक यहाँ पे कवर अप करनी है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम लोग एससीओ के साथ, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एंड देन मूव ऑन टू द ओपेक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे। इंडिया और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के बारे में देखेंगे। फिर इंडिया का सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कितने टॉपिक को कंप्लीट कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं कि आप लोग को आइडिया लगना चाहिए ना कि इंटरनेशनल रिलेशन से एक्चुअली यूपीएससी में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको कुछ किसी चीज़ों की जो है ध्यान में रखनी है बातों को। तो इसके बारे में बताइएगा। ये आसियान से पूछा गया है, यानी कि आप लोग देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे 1 होगा, ओके। सेकंड में है कनाडा, थर्ड में है चाइना, इंडिया, जापान, यूएसए। तो इसमें बताना है कि फ्री ट्रेड पार्टनर जो है वो आसियान का कौन कौन सा है। विच ऑफ द अबव आर अमंग द फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ आसियान। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स। तो इसमें से कौन सी है ये आपको बतानी है कि इसमें से कौन कौन से है जो फ्री ट्रेड पार्टनर्स है। देखिए, हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे लास्ट लेसन में। तो फर्स्ट पार्ट आप लोग देखे हो तो ज़रूर उसमें आप लोग को पता होगा। आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एक और क्वेश्चन इसी के साथ देख लेते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको हम लोग न्यूज़ में देखे तो ये किसके कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है, किस कंट्री के लिए का है ये। अफ्रीकन यूनियन, ब्राज़ील, यूरोपियन यूनियन या चाइना। ये 2 क्वेश्चन है, इसका आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। बस आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है और इस तरीके के इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस को आप लोग आराम से सही कर सकते हो कहीं पे भी। इससे आप लोग जो है ना, सबसे अच्छा फ़ायदा जो होता है यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन में पेपर में, कि आप लोग आईआर के क्वेश्चंस को गलत मत करना, क्योंकि उसमें आपके 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही ज़्यादा कॉमन और बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से डायरेक्टली आपका ऑर्गेनाइजेशन से पूछा जाता है। तो इस बार का नवंबर मंथ का आप लोग देख सकते हो कि सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया गया, इसलिए मैं इतना डिटेल में डिस्कस करती हूँ और आपको हर एक चीज़ बताती हूँ, जिससे कि आप लोग की जो है ना याद रहे। कुछ ना कुछ तो आप लोग को क्लिक होना चाहिए जब भी आप एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर देखते हो ना, तो कुछ एग्जैक्ट नहीं आ रहा है तो लम सम आपको आना चाहिए, जिससे कि आप लोग यहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर तक पहुँचो। आपका बस यही मोटिव है। सबसे अच्छा प्रीलिम्स में तो यही बात होता है ना कि आंसर तो आपके सामने ही होता है, बस यही चीज़ है कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के अपने करेक्ट आंसर तक पहुँचना है। मेंस में तो आपको आंसर लिखना पड़ता है, इंटरव्यू में तो आपको आंसर बोलना पड़ता है, बट प्रीलिम्स में पॉजिटिव बात ये होती है ना कि आंसर आपके सामने होता है, बस आपको समझना है कि इसमें से सही आंसर क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से पॉजिटिव लेके चलिएगा ना, तो प्रीलिम्स में आपकी फेल होने की जो आशंका होती है वो कम हो जाएगी। फेल इन द सेंस कि अगर क्लियर नहीं कर पाते हैं तो उसको, वैसे फेल्योर को नेगेटिव भी मत लीजिए, फेल्योर को पॉजिटिव लीजिए, कि उससे भी आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते जाते हो। ओके, तो आइए आज का हम लोग देख लेते हैं कि मेंस क्वेश्चन क्या है। GS2 से मैं दी हूँ पॉलिटी का, एकदम आपका स्टैट्यूटरी है, स्टैट्यूटरी देखिए, वाई आर द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी नेसेसरी, और एक्सप्लेन करना है कुछ रिसेंट एग्जाम्पल में। ये रिसेंट ही मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का बहुत ही ज़्यादा इस बार जो है चर्चा में रहा है न्यूज़ में, आपके नवंबर दिसंबर मंथ में ही रहा है। तो इसलिए मैं इसके बारे में आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप लोग इसके बारे में ज़रूर जाकर लक्ष्मीकांत से पढ़िएगा कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कौन कौन से होते हैं, किस तरीके के होते हैं, और इसमें जो है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, और कुछ रिसेंट ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसका एग्जाम्पल देना है। देखिए, एग्जाम्पल बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आंसर में ऐसा लगता है कि दम है, यानी कि आप लोग जो है ना चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए हो, ऐसा लगता है आपका आंसर पढ़ के। लेकिन कुछ बच्चे डायरेक्टली बस जो किताबी ज्ञान है उसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो उस पर तो मैं आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं दूंगी ना, और उसमें मैं क्या, आपको आयोग भी ज़्यादा मार्क्स नहीं देंगे। तो कमीशन से अगर आपको मार्क्स लेनी है तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स जरूर लगाना होगा। और अगर आप लोग यहाँ पे आंसर लिख चुके हो लेकिन फिर भी आप लोग चाहते हो कि कोई आपके आंसर को चेक कर दे, तो आप लोग इसमें मेल कीजिएगा rishikacs77@gmail.com, और बहुत ही मिनिमम अमाउंट आपको पे करना है, सिर्फ यहाँ पे 199 ही पे करनी है, और वो भी 3 मंथ के लिए ये एलिजिबल होता है। हालांकि ये जो हमारी प्रोग्राम है अक्टूबर से चल रही है, तो ये जनवरी 31 तक रहेगा, लेकिन आपका ये 3 महीने का ही था। उसके बाद फिर ये कंटिन्यू मैं करूँगी इसको, फिर 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, इसको जैसा होगा मैं प्लान करूँगी इसको। लेकिन इतना मिनिमम में आपको जो है ना डेली बेसिस पे आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, यहाँ पे मैं आपको डेली बेसिस पे हेल्प कर रही हूँ। आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो आप लोग जो है 30,000, 20,000, 10,000, पता नहीं कितने
हज़ार आप लोग फेंकने के लिए तैयार होते हो, और वो भी आपका मंथ में 2-3 टेस्ट लेते हैं, फुल टेस्ट लेते हैं, हाफ टेस्ट लेते हैं। तो उस तरीके से आप लोग जो प्लान कर वो जो आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, वो लास्ट मोमेंट के लिए रखिए। लेकिन जो डेली आपको एक होता है कि आप लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हो और डेली आपके आंसर को चेक करके आपको बताया जा रहा है, तो एक क्या होता है ना कि आप ट्रैक पे रहते हो, एक सही पैटर्न में रहते हो, साथ ही साथ आपके ऊपर प्रेशर भी रहता है, आप प्रेशर फील भी करते हो कि हाँ आंसर लिखना है, आज आज क्वेश्चन मिला है, आज आंसर लिखना है, आज भेजना है। एक प्रेशर मैं क्रिएट करने का कोशिश करती हूँ आपके माइंड में। तो मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो मेल करते हैं ज्वाइन करने के लिए, लेकिन जब उन्हें बताया जाता है कि आपको इतना पे करना है, तो बहुत सारे बच्चे पे नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि 199 तो आप लोग एक बार बाहर निकलते होंगे तो कॉफ़ी आइसक्रीम में ही चला जाता है। तो उतने के लिए अगर आप लोग अपने करियर को सही डायरेक्शन देने के लिए भी नहीं दे सकते हो, तो फिर तो ये सोचने वाली बात है। तो देखिए मैं बस इतना इसलिए कह रही हूँ ना, क्योंकि मैं ये प्रोग्राम मिनिमम इतना अमाउंट इसलिए भी रखी हूँ, क्योंकि मैं सीरियस कैंडिडेट को चाहती हूँ कि एक अच्छा सा टेलीग्राम चैनल है हमारा, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से आप लोग डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते हो, तो वहाँ पे जो पे करके आएंगे वो ऑलरेडी डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। लेकिन सारे बच्चों को अगर मैं वहाँ पे ज्वाइन करने लगूँ ना, तो कल को पेड प्रमोशन होने लगेगा, कोई अपने चैनल की प्रमोशन करेंगे, कोई किसी चीज़ का प्रमोशन करेगा, कोई पीडीएफ बेचना स्टार्ट कर देगा, तो वो सारी चीज़ें जो है माहौल ख़राब हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहती माहौल ख़राब करना, इसलिए मैं मिनिमम अमाउंट आपसे चार्ज कर रही हूँ। नहीं तो मुझे क्या, मैं भी 10,000 20,000 रख सकती हूँ। जो बच्चे सीरियस होते हैं ना, वो पैसे फेंकने के लिए भी रेडी रहते हैं, तो आप लोग तो जानते ही हो। तो मैं इस एजुकेशन को ना कहीं से भी कमर्शियलाइज़ करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं इस एजुकेशन को डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए मेरा ये मोटिव है कि डिसिप्लिन मेंटेन रहे, तो इसके लिए आपको बस मिनिमम पे करना है। बट आप लोग अपने हिसाब से आप लोग सोच सकते हो कि आप लोग अगर डिसिप्लिन हो, डेली लिख रहे हो और आप लोग अच्छे तरीके से लिख रहे हो, तो फिर आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई प्रेशर क्रिएट उसके लिए भी नहीं कर रही हूँ मैं, प्रेशर क्रिएट बस आपको लिखने के लिए कर रही हूँ। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आप एग्ज़ाम टाइम में कंफर्टेबल फील कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इतना थोड़ा टाइम ले ली मैं, उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा समझाना ज़रूरी था आप लोग को। तो मेरी बातों को गलत टाइप से मत लीजिएगा, मैं आपको जो मैं सोचती हूँ, जो मैं कर रही हूँ, उस हिसाब से मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरा यहाँ पे मिनिमम अमाउंट लेने का मुद्दा क्या है। ठीक है, मैं एजुकेशन को कमर्शियलाइज़ बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। जैसे यूट्यूब में आप लोग को फ्री कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है पहले, तो आगे भी ये फ्री कंटेंट ही प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन ये थोड़े मेंस टेस्ट सीरीज़ जो होते हैं, इसमें क्या है कि मुझे थोड़े डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए इस तरीके का ग्रुप बनाना पड़ता है। नहीं तो फिर आप लोग को भी डिसिप्लिन नहीं मिलेगा उस तरीके के ग्रुप में, जो टेलीग्राम चैनल पर जिस तरीके से मैं हैंडल कर रही हूँ अभी, आप लोग भी इतना कॉपरेट करते हो, तो फिर अगर मैं किसी को भी ज्वाइन करा लूँ ना, सबको अगर मैं ओके ओके कर दूँ, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। ओपन प्लेटफॉर्म बन जाएगा, फिर तो आप जानते हो कि 40% स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन 60% जो है वो सिर्फ बदमाशी ही करते हैं। तो मैं वो नहीं चाहती हूँ। पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए, कुछ और बकवास नहीं होना चाहिए। चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग आर्टिकल को देखते हैं, जो कि एससीओ के बारे में है। अब यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और एक बात और, आप लोग बोलते हो कि मैम जल्दी आप टॉपिक कंप्लीट कीजिए, बहुत ज़्यादा देर लगाते हो आप, आधा घंटा 1 घंटा में आप सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ाते हो। तो देखिए, आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। कोई टॉपिक को आप लोग बस एक बार रीड आउट करके अगर निकल रहे हो ना, तो फिर आपका कहीं पे भी भला नहीं होने वाला है। आप टॉपिक को इस तरीके से पढ़ो, इस तरीके से समझो कि आप उसके बारे में, अगर प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो भी आप उसको करेक्ट कर पाओ, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिले तो आप लिख भी पाओ, और आपको इंटरव्यू में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको बोल भी पाओ। बहुत बड़ी चीज़ें होती है कि एक टॉपिक को पढ़ के आप डिफरेंट तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ। तो इतना डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए तो आपको टॉपिक के डेप्थ में जाना ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 10 मिनट में एक टॉपिक को कंप्लीट करके रख देते हैं। तो वैसे नहीं चलेगा ना। अगर आप लोग को वही अच्छा लग रहा है तो फिर वो सारे चैनल भी आप देख सकते हो। तो मैं तो अपने पढ़ाई का, अगर आप लोग को लगता है कि मैं शॉर्ट करूं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मैं थोड़ा शॉर्ट कर दूंगी, मुझे क्या जैसे आप डिमांड करोगे वैसे। लेकिन इस तरीके से आप लोग की अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। चलिए देखते हैं एससीओ क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि रिसेंटली अभी यहाँ पे रशिया के द्वारा 20th जो सबमिट है एससीओ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट का, तो ये अभी यहाँ पे हुआ है और रशिया प्रेसिडेंट जो है इसको चेयर किए हैं, यानी कि रशिया के अंदर इसकी चेयरमैनशिप थी, ऐसे आपको ध्यान रखनी है एससीओ की। तो ये फर्स्ट ऐसा एससीओ समिट था जो कि वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ, क्योंकि सारी जितनी भी इस बार हम लोग समिट देख रहे हैं सब वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ, और फर्स्ट टाइम ही वो सब कुछ हुआ, क्योंकि कोविड-19 को देखते हुए कहीं पे भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा था, कहीं पे भी लोग जो है ना वो ट्रैवल नहीं कर रहे थे, तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। तो ये पहली बार एससीओ समिट भी हुआ। इंडिया के द्वारा यहाँ पे फुल सपोर्ट देखा गया, यानी कि जो 20th एनिवर्सरी है एससीओ का 2021 में, इसको फुल सपोर्ट मिलेगा और एससीओ ईयर ऑफ कल्चर इसको रखा गया है।
इंडिया के द्वारा 2021 में ये अनाउंस किया गया है कि नेशनल जो म्यूजियम ऑफ इंडिया है उसमें एग्जीबिशन होगा बुद्धिस्ट हेरिटेज, यानी कि एससीओ कंट्रीज़ में जितने भी बुद्धिस्ट हेरिटेज है उसकी एग्जीबिशन होगी कहाँ, तो नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया में। एग्जीबिशन क्या होती है? एग्जीबिशन होती है कि एक जगह में आपको जो है ना सारी चीज़ें दिखाया जाए। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग बुद्धिस्ट हेरिटेज की बात कर रहे हैं तो एससीओ कंट्रीज़ में जितने भी कंट्रीज़ यहाँ पे इंक्लूडेड है उस कंट्री में जो भी बुद्धिस्ट से रिलेटेड कोई भी टेम्पल है, कोई भी स्कल्पचर्स है, कोई भी चीज़ें हैं, तो उसको हम लोग एक रूम में ही एक जगह आपको दिखा देंगे कि हाँ देखिए यहाँ पे आपका कजाकिस्तान में ये है, तुर्कमेनिस्तान में ये है, ताजिकिस्तान में ये है, हालांकि तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है, ताजिकिस्तान में ये है, पाकिस्तान में ये है, इंडिया में ये है। ये सारी चीज़ें आपको बुद्धिस्ट कल्चर के बारे में एक जगह पता चल जाएगा, जिसको हम लोग एग्जीबिशन कहते हैं। हाईलाइट करना किसी भी चीज़ को। इंडिया के द्वारा एक ये भी बात प्रपोज किया गया है कि एक स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन इनोवेशन एंड स्टार्टअप को यहाँ पे सेटअप किया जाएगा, और साथ ही सब ग्रुप भी होगा ट्रेडिशनल मेडिसिन में, और वो भी एससीओ के विदिन ही। अब यहाँ पे पहले देख लेते हैं एससीओ के बारे में। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फाउंडेशन 2001 में हुई थी। रीजनल डेवलपमेंट और सिक्योरिटी इशू है, जैसे कि आप देखो कि इसका मेन फोकस क्या होता है, टेररिज्म के ऊपर बातें करते हैं, इथनिक सेपरेशंस के ऊपर, और जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है उनके ऊपर इनके द्वारा बातें किया जाता है, यानी कि एससीओ मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा। रशिया और मैंडेरिन की बात करूं तो प्रेजेंटली इनके द्वारा ऑफिशियल और वर्किंग लैंग्वेज जो है एससीओ में इस्तेमाल किया गया है। वर्किंग ऑफ द एससीओ अगर हम लोग देखें तो ये संघाई स्पिरिट के अंदर ये काम करते हैं, यानी कि यहाँ पे जितने भी कंट्रीज़ हैं सबके ऊपर एक संघाई स्पिरिट है जिनके ऊपर ये बात करते हैं। इट मीन्स कि एक दूसरे कंट्रीज़ को वो म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ म्यूचुअल बेनिफिट, इक्वालिटी, कंसल्टेशन और एक दूसरे की कल्चर डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। कॉमन डेवलपमेंट के ऊपर ये लोग काम करते हैं। ठीक है, वर्किंग स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे इनमें काम किया जाता है, क्या क्या बॉडी है इसके अंदर। तो सबसे पहले हेड ऑफ स्टेट काउंसिल है, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब 7-8 कंट्री के जब हेड बैठते हैं उन लोग जो है कॉमन टॉपिक पे जब डिस्कस करते हैं तो कुछ कंक्लूजन निकलता है। कंक्लूजन ऐसे ही नहीं निकलता है, उस ऑर्गेनाइजेशन की भी कुछ यहाँ पे बॉडी होती है जिसमें कि डिसीजन मेकिंग किया जाता है, यानी कि उस डिसीजन को लिया जाता है उस टॉपिक के अंदर। तो ये डिसीजन मेकिंग बॉडी जो एससीओ के अंदर है वो हेड ऑफ स्टेट काउंसिल में होती है। सेकंड यहाँ पे हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल भी है, यानी कि ये एससीओ का सेकंड हाईएस्ट बॉडी है जो कि यहाँ पे ग्रुप के ट्रेड और इकोनॉमिक एजेंडा को ये डील करते हैं, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज़ जो है उनके बीच में किस तरीके का व्यापार हो रहा है और आगे चलकर क्या इकोनॉमिक एजेंडा होगा, और साथ ही एनुअल बजट को भी अप्रूव करने के साथ साथ यहाँ पे इस तरीके की बातों को यहाँ पे डिसीजन मेकिंग किया जाता है। तो ये दो यहाँ पे वर्किंग स्ट्रक्चर है, एक तो स्टेट काउंसिल है और एक गवर्नमेंट काउंसिल है। इसके अलावा यहाँ पे दो परमानेंट बॉडी देखने को मिलेगा, एक तो इनकी सेक्रेटेरिएट है यानी कि जहाँ पे इनकी बैठक होती है, दूसरा यहाँ पे रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग रैट्स कहते हैं। तो कई बार ये पूछा जाता है कि रैट्स जो है किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो रैट्स जो रिलेटेड है वो एससीओ से रिलेटेड है। ठीक है, रैट्स में क्या काम किया जाता है ये आप देखिए, इसके फुल फॉर्म में ही बातें रखी गई है कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पर टेररिज्म जो है चाहे वो रीजनल टेररिज्म हो या फिर ग्लोबल टेररिज्म हो, तो उन सबको कॉम्बैट करने की बात की जाती है। रीजनल बात कर रहे हैं जितने भी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 8 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना है। तो इतने कंट्रीज़ हैं हम लोग के बीच में अगर इस कंट्री में जो भी टेररिज्म का अगर काम हो रहा है, यानी कि कोई भी आईएसआई की अगर ग्रुप यहाँ पे पनप रही है या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रहा है, तो उनको यहाँ पे कॉम्बैट रोका जाएगा। तो ये होता है रीजनल टेररिज्म। लेकिन इसके अलावा ग्लोबल टेररिज्म क्या हो गया कि इन सारे कंट्रीज़ को छोड़कर और भी कंट्री में अगर कहीं पर भी टेररिज्म की एक्टिविटीज़ हो रही है तो उसको अगर कॉम्बैट करने का ये अगर ऑर्गेनाइजेशन काम करे तो उसको हम लोग ग्लोबल टेररिज्म कहेंगे। लेकिन इसमें जो मुद्दा दिया जा रहा है ये मुद्दा है इनका रीजनल टेररिज्म, यानी कि यहाँ पे 8 कंट्रीज़ जो है वो अपने ही कंट्रीज़ में जो भी यहाँ पे टेररिज्म का एक्टिविटीज़ हो रहा है तो उसको ये रोकने का काम करते हैं। उसके अलावा एससीओ बिजनेस काउंसिल और एससीओ इंटरबैंक कंसोर्टियम भी है, यानी कि यहाँ पे कॉपरेशंस को और ज़्यादा बढ़ाने जितने भी 8 मेंबर्स हैं, सबसे पहले याद रखिएगा कि 8 मेंबर्स है। कोई भी पूछे एससीओ में कितने मेंबर है तो 8 मेंबर है। 8 मेंबर है, यानी कि यहाँ पे आप लोग देखो कि हर एक मेंबर के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए। इकोनॉमिक कॉपरेशन को भी बढ़ाना है, बैंक सर्विस भी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। बैंक सर्विस अच्छा होता है तो क्या होता है कि अगर कोई कंट्री को किसी और बैंकों से लोन लेना है तो वो ले सकते हैं। अपना ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन बैंक होता है, जैसे ब्रिक्स का आप देखते हो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है, तो ब्रिक्स कंट्रीज़ जितने भी 5 कंट्री है तो उनका अपना खुद का एक बैंक है कि उनको अगर लगता है कि अपने कंट्री में कुछ डेवलपमेंट करने के लिए फंड की कमी हो रही है ना, तो वो वहाँ से पैसे ले सकते हैं। जैसे इंडिया के द्वारा भी ये किया गया है कि वर्ल्ड बैंक जब अप्रूव नहीं करती है तो इंडिया क्या करता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक से भी जो है पैसे ले लेते हैं, अप्रूवल ले लेते हैं वहाँ से, तो हेल्प मिल जाता है, फाइनेंशियल हेल्प मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन कंट्री है, मैप के थ्रू आप लोग याद कर सकते हो। सबसे पहले इंडिया, पाकिस्तान
इंडिया पाकिस्तान, फिर यहाँ पे है ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, एंड देन यहाँ पे किर्गिस्तान, फिर है रशिया, फिर है चाइना। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। जितना भी यहाँ पे तान तान है पहले उसको याद रखिए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। ठीक है, तो ये यहाँ पे है। यहाँ पे याद रखना है कि तुर्कमेनिस्तान नहीं है, तुर्क नहीं है, ये याद रखना है, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन होगा जब आपको इस तरीके से अभी जो मैं क्वेश्चन पूछी उसमें अगर ऑप्शन में सजा दिया जाएगा ना, तो फिर आपको अगर दोनों मिल जाए, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, तो आप सच में वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, चीज़ों को क्लियर रखिए। तुर्कमेनिस्तान नहीं है, याद रखना है कि एससीओ में तुर्क नहीं है। ठीक है, टर्की वाला सीन जो है तुर्क नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो अफगानिस्तान भी नहीं है। इस तरीके से दोनों तान को अलग रख के बाकी सारे तान हैं, 5 तान हैं। उसके अलावा हमारा इंडिया, चाइना और यहाँ पे रशिया है। ठीक है, अब आते हैं ग्लोबल इन्फ्लुएंस देखते हैं। तो एससीओ के द्वारा यहाँ पे 42% वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखी जाती है। जहाँ पे भी इंडिया, चाइना अगर कंट्री है तो आप समझ जाओगे कि उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो इंडिया, चाइना अलग से ही आप देखते हो कि ग्लोबल की फर्स्ट 2 यहाँ पे मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, तो इसलिए यहाँ पे 42% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा है। ग्लोबल जीडीपी की बात करें तो 20% तक है। 4 जो मेंबर है इसके, जैसे इंडिया, रशिया, चाइना और पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर है, फाइन। और 2 जो है जैसे रशिया और चाइना, ये परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। इसके अलावा आपको बताना है कि 5 परमानेंट मेंबर कौन है, और साथ ही आपको एक और क्वेश्चन का जवाब देना है कि इंडिया के द्वारा अभी यहाँ पे सीट मिला है यूनाइटेड नेशन में। तो सीट जो हम लोग को मिला है वो 2 साल के लिए मिला है, लेकिन इंडिया के साथ और कौन 4 कंट्री है जिनको यहाँ पे सीट मिला है। टोटल 5 कंट्री के द्वारा जीता गया था, तो 4 कंट्री और कौन है उनका नाम बताइएगा। नहीं पता है तो सर्च करके बताइए, कोई बड़ी बात नहीं हो गई कि आपको नहीं पता है तो फिर क्या होगा। चीज़ों को सीखने का ललक रखिए कि आपको सीखना है हर एक जगह, जैसे भी मिल जाए बस सीखने की लर्निंग कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। एससीओ की अगर बात करें तो यहाँ पे काउंटर वेट है किसका, नाटो का। ये एससीओ को माना भी जाता है कि नाटो जो कंट्री है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको काउंटर करने के लिए भी बनाया गया है। दोनों ऑर्गेनाइजेशन का आप देखोगे तो जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है किसमें, सेंट्रल एशिया में और गल्फ कंट्रीज़ में। सेंट्रल एशिया वो सारे कंट्रीज़ होते हैं जिसमें तान है, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, और गल्फ कंट्रीज़ कौन कौन से हो गए, तो ये हो गया आपका इराक, ईरान, अरेबिया, साउथ अरेबिया। ठीक है, और ये सब हो गए, ओमान हो गए, और साथ ही साथ आपका यूएई, ये सब गल्फ कंट्रीज़ हो गए। ठीक है, तो इन दोनों में दोनों का अपना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि आपको पता है कि सेंट्रल एशिया में भी बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है, गैसों का भंडार है। वहीं अगर गल्फ कंट्री की बात करूँ तो तेल सबका बहुत ज़्यादा भंडार है। तो इसीलिए ये दोनों जगह जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एससीओ की अगर बात करें तो यहाँ पे काफ़ी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है इनका, यानी कि नेटो से ज़्यादा जो है एससीओ का इन्फ्लुएंस है पूरे ऑल ओवर द ग्लोबल में। रेलिवेंस अगर हम लोग एससीओ का इंडिया के लिए देखें, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें इंडिया अगर मेंबर है तो उसके लिए आपको अलग से ये ध्यान में रखना होगा कि इंडिया के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे हेल्पफुल है। सबसे पहला क्या है कि रीजनल टेररिज्म को ये कंट्रोल करता है, सबसे पहला काम तो यही करता है। और इसके लिए टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए एक अलग से बॉडी भी है जिसको हम लोग रैट्स कह रहे हैं। ठीक है, तो रैट्स है यहाँ पे, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है टेररिज्म को रोकने के लिए काम किया जाता है। तो इंडिया में आप लोग देखते हो कि ये पाकिस्तान जो है हमारा पड़ोसी, वो बार बार जो है हमारे ऊपर जो है टेररिस्ट अटैक करता है, जिससे कि हमारे यहाँ के आर्मी को बहुत दिक्कत होती है। तो अगर ये टेररिस्ट अटैक कम हो जाए तो लोग अपना अच्छे से काम कर पाएंगे। तो इसलिए ये टेररिस्ट को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही अगर देखें तो पार्टिसिपेंट, जो कि पॉलिटिकल डायनेमिक्स आज के डेट में अफगानिस्तान में देखने को मिल रहा है, तो पार्टिसिपेंट्स भी हो सकते हैं। यानी कि आप लोग देखो कि यूएस जो है, पहले यूएस यहाँ पे घुसे थे अफगानिस्तान में कि शांति तो बना के ही रखेंगे, अफगानिस्तान में जो है वहाँ पर डेमोक्रेसी ला के ही रखेंगे, ना जाने क्या क्या चैलेंज करके वो वहाँ गए थे यूएस। लेकिन लास्टली जो है तालिबान के नीचे वो घुटने टेक दिए और वापस जो है अपने सारे ट्रूप्स को वापस ले गए। तो जैसे यूएस जो है अफगानिस्तान से निकल गया, नाटो जो है वो भी निकल गया, तो अब क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे उम्मीद है कि एससीओ के द्वारा जितने भी कंट्रीज़ है वो यहाँ पे मेनली काम कर सकते हैं कि कैसे अफगानिस्तान वाले रीजन में जो है शांति लेकर आया जाए। शांति इन द सेंस क्या है कि अगर वहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाए, लोगों को वहाँ पे पावर मिल जाए, तो तालिबान को हटा दिया जाए, तो फिर अच्छे तरीके से जो है वहाँ पे सारी चीज़ें चलने लगेगी। तो एससीओ अफगानिस्तान के अगर कॉन्टैक्ट ग्रुप देखें तो इसको 2009 में तो सस्पेंड किया गया था, लेकिन फिर से ये अपना रिज्यूम कर चुके हैं और 2017 से ये काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल अगर एंगल देखें
और हाँ, ये भी आपको याद रखना है कि अफ़गानिस्तान में शांति लाने के लिए भी जो है ना, हम इंडियंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोशिश भी कर रहे हैं। हमारे द्वारा काफ़ी प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है अफ़गान अफ़गान करके। तो इसलिए हम जो ये काम करना चाह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में शांति आए, तो हमारा साथ देने के लिए एससीओ के और भी जो अदर मेंबर कंट्री है तो वो भी साथ देंगे। तो इसलिए इंडिया के लिए ये बेटर है कि जैसे नाटो में ये काम नहीं हो पा रहा है, नाटो के द्वारा नहीं हो पा रहा है, यूएसए जो है विड्रॉ कर दिए, तो हम जो चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी राज्य जो है अफ़गानिस्तान है वो उनमें शांति हो, तो उसके लिए हम लोग जो है ना एससीओ ऑर्गेनाइजेशन का हेल्प ले सकते हैं। पॉलिटिकल अगर एंगल देखें तो एनुअल समिट जो एससीओ का होता है, तो इंडिया को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि वो अपने बायलैटरल टाइज़ को और ज़्यादा रिन्यू करें, यानी कि जितनी भी रीजनल कंट्रीज़ हैं उनके साथ बायलैटरल टाइज़ को और ज़्यादा बढ़ाए। बायलैटरल कहने का मतलब है कि दो कंट्री के बीच में जब टाइज़ होती है ट्रेड को लेकर, अगर वहाँ पे समझौता होता है तो उसको हम लोग बायलैटरल टाइज़ कहते हैं। ये जो फोरम है यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया को जो है ना एक ग्रेटर विजिबिलिटी मिलेगा यूरेशियन रीजन में। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे मैप की बात करें, एक सेकेंड रुकिए मैं आपको मैप दिखाती हूँ। तो इस मैप में समझने की कोशिश कीजिए कि हम लोग इतना सेंट्रल एशिया के ऊपर इंटरेस्ट क्यों दिखाते हैं। ये है सेंट्रल एशिया, सॉरी थोड़ी ब्लर लग रही है ना, बट समझने का कोशिश कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। मैं नेक्स्ट टाइम क्लियर मैप लेकर आऊँगी। ये हमारा प्यारा भारत, दिस इज़ सेंट्रल एशिया एंड दिस इज़ यूरोप कंट्रीज़, ओके। तो हम लोग को क्या होता है ना कि यूरोप कंट्री में जाना होता है, तो हम लोग एक तो यहाँ से जाते हैं, ये आप देख सकते हो, एक ऐसे जाना होता है। तो इसमें आप लोग को पता है कि ये रूट बहुत ज़्यादा जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ये सारे बहुत ही रिस्की रूट्स है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना चोरी वगैरह होते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे प्रॉब्लम वाली यहाँ पे एक प्रॉब्लम बहुत क्रिएट होता है। तो हमें हमेशा इस तरीके से घूम के जाना होता है, यहाँ से नहीं और भी नीचे जैसे यहाँ से जाना है, ये अफ्रीका को चीरते हुए नहीं जाना होता है, इस तरीके से हम लोग जाते हैं। तो काफ़ी लंबा रूट होता है ये, तो समझ रहे हैं, इतना ज़्यादा घूम के हमें जाना पड़ता है, इस तरीके से यहाँ पे हम लोग यूरोपियन कंट्री में पहुँचते हैं। बट अगर हम लोग सेंट्रल एशिया में यहाँ पे दोस्ती बना ले और हमारा रिलेशन यहाँ से बेटर हो जाए, तो हमारा जो व्यापार है ना वो यहाँ से डायरेक्ट हो सकता है। हम लोग यूरेशिया वाले कंट्रीज़ में, सॉरी यूरोप वाले कंट्री में यहाँ से डायरेक्ट इंटर कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। और सेंट्रल एशिया क्या है, एक तरीके का ऑल्टरनेटिव है। जैसे ये देखिए, ये गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे हमेशा आप देखते हो कि लड़ाई मारपीट, ये झगड़ा, ये लोग हमेशा लड़ते फिरते रहते हैं, इनमें शांति की बात ही नहीं आती है। तो कभी कभी आप देखते हो कि ईरान में अटैक हो गया, इराक में अटैक हो गया, सऊदी अरेबिया में अटैक हो गया, तो हम लोग का तेल जो आता है ना यहाँ से, बहुत भारी मात्रा में क्रूड ऑयल हम लोग मंगवाते हैं। तो क्रूड ऑयल मंगवाते हैं, अब यहाँ पे आप लोग देखो कि सऊदी अरेबिया में अटैक हो गया, साथ ही साथ यहाँ पे ईरान में अटैक हो गया और सैंक्शन लगा दिया गया यूएस के द्वारा। तो उस समय हमें बहुत तकलीफ़ हो रहा था, तेल की दाम बहुत बढ़ गई थी, लेकिन हमें वो हाई कॉस्ट में ही जो है परचेज़ करना पड़ रहा था। अब ऐसा हो सकता है कि हम लोग को तेल के लिए अल्टरनेटिव देखना चाहिए। रशिया से तो भले हम लोग खरीद सकते हैं, यूएस से भी हम लोग खरीद सकते हैं, लेकिन कजाकिस्तान जो है ना वो गैस का बहुत अच्छा भंडार है यहाँ पे। तो आप लोग को पता है कि एक तापी पाइपलाइन हम लोग का चल रहा है, जो कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया है, ये तापी पाइपलाइन है, ठीक है। तो तापी पाइपलाइन को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पे आप लोग देखो कि गैस जो है ना हम लोग के पास बहुत अच्छे तरीके से आ सकता है, इस तरीके के कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब कंट्रीज से। तो अगर गैस हमारे यहाँ आएगा तो वैसे भी हमारी सरकार जो है और ज़्यादा प्रमोट करती कि सीएनजी का इस्तेमाल करें, पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल ना करें। तो वो एक अलग एंगल है, लेकिन ये मैं समझाने का कोशिश कर रही हूँ कि क्यों हम लोग जो है ना सेंट्रल एशिया में इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो एक ही रीज़न नहीं है इंटरेस्ट दिखाने का कि हम लोग यहाँ से जो है ना तुरंत पहुँच जाएंगे यूरोप में, नहीं। हम लोग को सेंट्रल एशिया में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और यूरोपियन कंट्री से जो है हम लोग ट्रेड करते हैं तो उससे भी हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। तो ये सारी रीजंस है, ठीक है, फाइन। अब आइए और देखते हैं, अगर हम लोग देखें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इकोनॉमिक में क्या है ना कि यहाँ पे अगर हम लोग सेंट्रल एशिया रीजन देखते हैं तो ये आयरन और आयरन का भंडार है, कोल का भंडार है, ऑयल का भंडार है, गैस का भंडार है, गोल्ड का भंडार है, लीड है, जिंक है, यूरेनियम है, गोल्ड है, गैस है, एनर्जी है, ना जाने क्या सारी चीज़ें, सारी नेचुरल रिसोर्सेज की सुख सुविधा कहाँ है, तो सेंट्रल एशिया में है। तो अभी मैं जो बताई वही चीज़ें यहाँ पे है। साथ ही साथ आप लोग देखो कनेक्टिविटी की बात करूँ तो इंडिया का पेंडेंसी है क्या एनर्जी प्रोजेक्ट को लेकर, और क्या, तो वो तापी पाइपलाइन। तो ये तापी पाइपलाइन है जिसको तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया पाइपलाइन है। साथ ही साथ एक आईपीआई भी है जिसको हम लोग ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन कहते हैं, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन है। कासा भी है, सेंट्रल एशिया साउथ एशिया पाइपलाइन है, जिसमें कि 1000 इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है। और ये सारा कुछ ब्लॉक किया गया है क्योंकि पाकिस्तान के कारण, ठीक है। तो आपको पता है कि पाकिस्तान जो है टाइम टू टाइम सारी चीज़ों को हमारा जो है ना वो कहीं ना कहीं बैरियर क्रिएट कर देता है, जिसके कारण कोई भी प्रोजेक्ट वहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाता है। अब ये भाई साहब के कारण क्या हुआ कि सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सही से काम नहीं कर पाता है, क्योंकि ये इतने बाबू मूसाई टाइप के ये इंसान, ये
कंट्री है बाबू मोसाई टाइप के, कि इनके द्वारा कुछ भी सक्सेस नहीं हो पाता है। तो कुछ भी चीज़ अगर हम लोग पाकिस्तान से होकर लाने का कोशिश करते हैं या पाकिस्तान के थ्रू होकर हमारे यहाँ आता है तो वो सारी चीज़ें जो है रुक जाती है। तो हमें ऑल्टरनेटिव तो देखना होगा ना, तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें हैं और कनेक्टिविटी भी बढ़ाने की बात की जा रही है। तो ये सारा तो फ़ायदा है हमारे लिए, लेकिन चैलेंजेस क्या है एससीओ में? चैलेंजेस देखने को मिलता है कि चाइना भी इसका मेंबर है और चाइना जहाँ पे भी आता है अपना डोमिनेंस जो है फैला के चला जाता है। तो एससीओ जो है वो चाइना डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि इंडिया को बहुत ज़्यादा रोकता है। साथ ही साथ जो ये चाइना का है बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ये आपको आंसर तो यहीं मिल गया, बट कोई नहीं, ये आप लोग को भी पता होगा, मुझे पता है। अगर आप लोग मुझे पिछले 1 साल से फॉलो कर रहे हो विजन आइज की करंट अफेयर्स, तो इस चीज़ से आप रूबरू होंगे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये चाइना का है, ठीक है। तो ये सारे मेंबर जितने भी यहाँ पे हमारे एससीओ में कंट्रीज़ है, तो सारे मेंबर इसको जो है इंडोर्स करते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का वो लोग पार्ट है, लेकिन इंडिया पार्ट नहीं है। अब आप बता सकते हो कि इंडिया के साथ कौन से हमारे मेंबर कंट्री है, नेबरिंग कंट्री है, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को नहीं, वो भी ज्वाइन नहीं किए। कौन हमारा प्यारा नेबर है जो कि हमारे साथ साथ जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को नहीं ज्वाइन किया है? अंदाज़ा लगा पा रहे तो कमेंट कीजिए, नहीं कर पा रहे तो मैं बताती हूँ, ये है भूटान। हमारे साथ साथ भूटान है जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को वो भी ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन बाकी और कंट्रीज इसको बहुत ही खुशी से ये ज्वाइन करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है कि चाइना का डोमिनेंस देखने को मिलता है। सेकंड है कि यहाँ पे कंट्रोल करना, पाकिस्तान का स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है उसको कंट्रोल करना, क्योंकि चाइना जो है ना वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हम लोग तो चाहते हैं कि टेररिस्ट को रोके और इसी के लिए ये संघाई कॉरपोरेशन है, लेकिन फिर भी चाइना तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसके, पाकिस्तान तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसके सर पे जो है चाइना का हाथ है। तो चाइना जो है उसको बहुत पैसे देता है और इतना पैसे देता है कि पाकिस्तान जो है उस पैसे का इस्तेमाल वो बम बारूद बनाने में करता है, और वो बम बारूद बनाकर जो इम्प्लीमेंट करना होता है वो हमारे इंडिया में इम्प्लीमेंट कर देता है। तो फिर इस चीज़ को जो हम लोग कहते हैं कि टेररिस्ट को रोकना है, तो ये थोड़ा मुश्किल है। जब तक चाइना का हाथ रहेगा पाकिस्तान के सर पर, तो पाकिस्तान इस सारे एक्टिविटीज़ को रोकने वाला नहीं है। थर्ड, यहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि जो चाइना और रशिया का यहाँ पे क्लोजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए डिफ़िकल्टीज़ हो सकता है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान एक्सेस देखने को मिल रहा है एससीओ में। तो कुछ और मेंबर कंट्रीज़ है जो कि वेल डिस्पोज्ड हो सकते हैं, कहाँ, तो पाकिस्तान की तरफ। तो थोड़ा बहुत हमें जो है ना ट्रस्ट डेफिसिट है कि हम यहाँ पर रह के भी हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। लैक ऑफ कनेक्टिविटी है, आज तक हम लोग सेंट्रल एशिया और इसके बियॉन्ड जाकर जो है कनेक्टिविटी नहीं बना पाए, लेकिन और भी कंट्रीज़ का आप देखोगे तो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। इंडिया का बायलैटरल ट्रेड अगर सेंट्रल एशिया के साथ आप देखोगे तो सिर्फ 2 बिलियन का ही है, जो कि बहुत कम है। वहीं चाइना का आप देखोगे कि सेंट्रल एशिया के साथ तो ये 50 बिलियन तक का ट्रेड है। तो हम लोग तो कहीं पे भी नहीं आते चाइना के कंपैरिजन में। तो कनेक्टिविटी हमारी बहुत कम है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग कनेक्टिविटी बढ़ाएं। तो ये सारी कुछ चैलेंजेस है। वे अहेड में बोला जा रहा है कि सबसे पहले हमें अपना इंडिपेंडेंट वॉइस को मेंटेन करना है, यानी कि चलो ठीक है चाइना का डोमिनेंस है तो क्या हो गया, हम इंडियंस भी कम नहीं है, हमारी भी वर्चस्व कम नहीं है, हमें अपना वॉइस को और ज़्यादा अराइज करनी है। साथ ही साथ हमें कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को रिवर्टलाइज करनी है। मेन प्रॉब्लम क्या होता है ना इंडिया की तरफ से, कि हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट को ना बहुत ही स्लो काम करते हैं, उस पर स्लो काम नहीं करना है। हमारे इंडिया में स्लो काम तो चल जाता है, लेकिन बाहर वाले कंट्री इसको नहीं बर्दाश्त करते हैं। आपको पता है कि चाबार पोर्ट के साथ ऐसे ही हुआ कि चाबार पोर्ट तो हमारे द्वारा बनाया गया, लेकिन उसके आगे जो रोड बनानी थी उसकी प्रोजेक्ट को जो है ना ईरान वाले इंडिया को छोड़कर जो है चाइना को दे दिया। ईरान को लगा कि चलो इंडिया से अब ना हो पाएगा, 4 साल से लटका रहा है, अब ये आगे काम नहीं करेगा, चाइना को दे देते, वो 4 महीने में करके रख देगा। लेकिन हमें बताए बिना हमारा प्रोजेक्ट को हमें से छीन कर चाइना को दे दिया गया। तो ये बहुत गलत बात है, लेकिन गलती किसकी है? इंडिया की है। पिछले 4 साल से भी वो रोड की कनेक्टिविटी को अभी तक हमारे द्वारा कंप्लीट नहीं किया गया। तो अगर हम लोग देखें जो चाबार पोर्ट का ओपनिंग और अशकाबद जो एग्रीमेंट में इंटरिंग है, इससे हम लोग स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ला सकते हैं यूरेशिया में। तो हमें काम करना चाहिए, कनेक्टिविटी बढ़ाने पे काम करना चाहिए। इस तरीके से बोलते रहेंगे और प्रोजेक्ट लाते रहेंगे तो इससे काम नहीं होगा। प्रोजेक्ट ला देने से और उसे इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। सेम वैसे ही है कि जब आप सोचते हो कि यूपीएससी क्रैक करोगे, लेकिन जब उसके लिए मेहनत करना होता है तो आप मेहनत नहीं करते हो, और मुंगेरी लाल के हसीन सपने होते हैं आपके कि मैं तो यूपीएससी क्रैक कर लूँगा, कर लूँगी। तो ऐसे नहीं होता है। जो यूपीएससी क्रैक करके जाते हैं वो दिन रात एक करके जाते हैं और इसी तरीके से एकदम टूट के वो मेहनत करते हैं। तो वैसे ही आपको भी टूट के मेहनत करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिवली इंगेज करना है पाकिस्तान को। आज की डेट में रिसेंटली आप देखोगे जो रशिया है, इंडिया के रिक्वेस्ट में उनके द्वारा डिसाइड किया गया है कि कुछ आर्म्स रिलेशनशिप के साथ वो इंटर नहीं होंगे, यानी कि पाकिस्तान को वो कोई भी जो है आर्म्स वगैरह सप्लाई नहीं करेंगे। ये हमारे द्वारा कहा गया है, तभी रसिया जो है इतना ज़्यादा पाकिस्तान को नहीं आर्म्स वगैरह सप्लाई कर रहे हैं। तो इंडिया को ये ओपिनियन मोबिलाइज़ करना चाहिए एससीओ में भी, और साथ ही साथ इस तरीके का ओपिनियन को और ज़्यादा ब्रॉड लेवल पर लाना चाहिए कि पाकिस्तान को अगर कोई आर्म सप्लाई नहीं करेगा, कोई
इलीगल एक्टिविटीज़ में पैसे सप्लाई नहीं करेगा तो फिर पाकिस्तान जो है ये टेररिस्ट एक्टिविटी भी नहीं कर पाएगा। साथ ही कॉन्स्ट्रक्टिव रोल प्ले करना है, यानी कि इंडिया को जो है ना बहुत अच्छा खासा रोल प्ले करने की ज़रूरत है सेंट्रल एशिया में। इससे क्या हो पाएगा कि हम लोग सॉफ्ट पावर को लिवरेज कर पाएंगे, जिससे कि हमारा इंगेजमेंट का स्फेयर बढ़ पाएगा कल्चर में, क्विजीन में, एजुकेशन में। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे की जा रही है। काम तो हमें बहुत करना है, वे अहेड में तो आप और भी चीज़ें लिख सकते हो, क्योंकि इंडिया के द्वारा काम करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग सिर्फ बड़े बड़े बातें कर कर और प्रोजेक्ट लाकर ही रख देते हैं, उससे कुछ नहीं होने जाने वाला है। तो ये तो पूरा रहा एससीओ के बारे में। यहाँ पे देख लेते हैं कि रिलेटेड न्यूज़ क्या है। इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके द्वारा 19th मीटिंग जो एससीओ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट है उसको यहाँ पे चेयर किया गया। तो प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे हेड ऑफ काउंसिल आप देखो, एक सेकेंड, हेड ऑफ स्टेट काउंसिल है, हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल है, तो ये दोनों अलग अलग यहाँ पे बॉडी है एससीओ का। तो हम लोग के द्वारा, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके द्वारा जो चेयर किया गया वो 19 मीटिंग था, जो कि काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, ये पहली बार है समिट लेवल मीटिंग में जब ये इंडिया के चेयरमैनशिप के तहत हुआ है। और हम लोग को जो यहाँ पे फुल मेंबरशिप मिला था वो 2017 में मिला था। दुख की बात यह है कि पाकिस्तान को भी हमारे साथ ही फुल मेंबरशिप मिल गया था, उसके पहले हम लोग दोनों ऑब्जर्वर कंट्रीज़ में काउंट होते थे। की हाईलाइट किया है कि इंडिया, आप देखोगे कि इंडिया के द्वारा यहाँ पे एससीओ मेंबर स्टेट को यहाँ पे कहा गया कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड लीगल स्टेटस में जाना है, जिसके साथ हम लोग सेफ हेवन को इरेडिकेट करें। सेफ हेवन को इसलिए इरेडिकेट करना है क्योंकि आप देखते हो कि टैक्स हेवन कंट्रीज़ होते हैं, वहाँ पे टैक्सों की चोरी होती है। तो हमारे कंट्री में तो टैक्सों की चोरी को अलाउ नहीं किया जाता। टैक्स तो देंगे तभी तो सरकार के पास पैसे आएंगे। तो इस तरीके से काम करना है। एससीओ मेंबर में जो है ये स्ट्रेस्ड होता है कि हमें डब्ल्यूटीओ को रिफॉर्म करना है। साथ ही इंडिया को रिफ्यूज़ किया जाता, इंडिया रिफ्यूज़ करती है कि वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को वो सपोर्ट नहीं करेंगे। साथ ही कुछ अप्रूव्ड एक्शन प्लान होना चाहिए, जिससे कि हम लोग मल्टीलैटरल ट्रेड और इकोनॉमिक कॉपरेशन जो 2021 और 25 का है उसको बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, तो ये सारी बातें रही। आइए एक बार रिकैप कर लेते हैं। संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस बार रशिया के द्वारा 20th मीटिंग थी, इसको चेयर किया गया काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, ये 20 समिट थी और हमारे वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा जो है ये 19 मीटिंग को यहाँ पे चेयर किया गया, जो कि यहाँ पे काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट है। तो काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट किसके द्वारा? रशिया के द्वारा। काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट किसके द्वारा? तो इंडिया के द्वारा। ठीक है, और ये काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो 19 समिट था, 19 मीटिंग था, लेकिन 20 मीटिंग था एससीओ का। कौन सा? काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट का। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए, 2-3 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। एससीओ के बारे में हम लोग देख लिए है, इसके मेंबर कंट्रीज़ के बारे में भी देख लिए, क्या इंडिया को क्या फ़ायदा है, क्या रेलिवेंस है और क्या चैलेंजेस है और क्या वे फॉरवर्ड है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लिए। अब आते हैं एक और ऑर्गेनाइजेशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं ओपेक। और ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ओपेक सेक्रेटेरिएट के द्वारा यहाँ पे 4th हाई लेवल मीटिंग को यहाँ पे होस्ट किया गया है, जो कि ओपेक इंडिया डायलॉग है और ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा अगेन हुआ है। इस मीटिंग में मेनली फोकस किया गया है कि कोविड-19 के इम्प्लीकेशन को और साथ ही ये पेंडेमिक जो रिपरकशंस हो रहा है और इसका क्या सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा दोनों में, वर्ल्ड इकॉनमी में भी और एनर्जी मार्केट में, जिसमें कि आपका ऑयल और पोस्ट कोविड सिनेरियो को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग ऑयल के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि ये पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ यहाँ पे ओपेक में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑयल मार्केट, एनर्जी मार्केट के बारे में बात किया जाएगा। ओपेक के द्वारा रीइटरेट किया जाएगा क्या? इंडिया का सपोर्ट, वो भी प्रोड्यूसर कंज्यूमर डायलॉग में। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर डायलॉग क्या होता है? एक तरीके का ये इनफॉर्मल होता है, प्रोसेस है, जिसमें कि ग्लोबल डायलॉग होता है एनर्जी के ऊपर और वो मिनिस्ट्रीज़ के लेवल में होता है, जिसमें कि आज की डेट में 60 की एनर्जी कंट्रीज़ जो है यहाँ पे इंक्लूड है। साथ ही साथ यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी इन्वॉल्व होते हैं, जो कि बिजनेस फोरम के विदिन ही होते हैं। और साथ ही साथ इस डायलॉग में आप देखो तो इंडिया के द्वारा ओपेक मेंबर कंट्रीज़ को इनवाइट किया जाता है कि वो इन्वेस्ट करे 6.5 MMT ऑफ कमर्शियल कम स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम स्टोरेज, जो कि PPP मॉडल में, यानी कि यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल में। ये जो मीटिंग है इसमें आप देखो कि जो आशियान प्रीमियम और जो टर्म कॉन्ट्रैक्ट है इसकी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा निकल कर आती है, उसी को एड्रेस किया जाता है। अब ये आशियान प्रीमियम क्या होता है और ये टर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसको पहले हम लोग समझते हैं। आशियान प्रीमियम, ये पूछा जाता है कि आशियान प्रीमियम किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो आशियान प्रीमियम, आप लोग प्रीमियम समझते हो कि किसी भी चीज़ का आप प्रीमियम खरीदते हो, चाहे आप यूट्यूब का प्रीमियम खरीदो या फिर आप लोग जो है अमेज़ॉन प्राइम खरीदते हो, प्रीमियम होता है। कहीं पे भी आप लोग प्रीमियम परचेज़ करते हो, कहने का क्या मतलब होता है, तत्काल में भी प्रीमियम होता है, तो उसमें आप लोग एक्स्ट्रा चार्जेस देते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे देकर आप लोग उस चीज़ को परचेज़ करते हो। तो यही है आशियान प्रीमियम, जिसमें कि एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है ओपेक कंट्रीज़ के द्वारा, वो भी आशियान कंट्रीज़ से। तो आशियान कंट्रीज़ में कौन कौन से कंट्री है? वही है मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, आपका सिंगापुर,
ब्रुनई, लाओस, तो ये सारे 10 कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सब है। तो इन सारे कंट्रीज़ में से जो है ना यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस कलेक्ट किया जाता है ओपेक के द्वारा, ठीक है। और क्यों? जब ये ऑयल को बेचते हैं। और जब इंडिया जो है यहाँ पे इस प्रैक्टिस को वॉइसिंग के मतलब कि आप लोग समझो कि आसान शब्दों में कि यहाँ पे जो आसियान कंट्रीज़ है ना, उनको जब वो ऑयल बेचते हैं तो उससे ओपेक कंट्रीज जो है एक्स्ट्रा चार्जेस लेती है, इसलिए इसको आसियान प्रीमियम कहते हैं, क्योंकि आसियान कंट्रीज से यहाँ पे आपका लिया जाता है। ये इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई है? तो 1986 में हुई है। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट बेंचमार्क है ग्लोबल मार्केट में, जिसमें कि कॉस्ट ऑफ ऑयल प्रोडक्शंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहला है ब्रेंट, सेकंड है यहाँ पे वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, एंड थर्ड है यहाँ पे दुबई ओमान। तो ब्रेंट की बात करें, ब्रेंट कहने का मतलब है कि लाइट स्वीट ऑयल रिप्रेजेंटेशन है यूरोपियन मार्केट का। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की बात करें तो ये यूएस की मार्केट है। दुबई और ओमान की बात करें तो ये मिडिल ईस्ट एंड आसियान मार्केट है। अब ये वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट से आपको याद आ रहा होगा, तो 2020 के प्रीलिम्स में यही सवाल पूछा गया था कि यूएस के मार्केट का यहाँ पे कौन सी ऑयल मार्केट है, तो ये है आपका यूएस का वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। तो ये याद हो रहा होगा आपको, 2020 का ही ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चंस यहीं से बन जाते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ डिटेल में आर्टिकल पढ़िए। विजन आइज की मैगजीन जो है ना आपके लिए रामबाण है करंट अफेयर्स के लिए। अगर आप अच्छे से इसको पढ़ जाते हो ना, तो आपका कोई भी, चाहे आप कोई भी एग्जाम, तो छोटे से एग्जाम लेकर आप यूपीएससी की बड़े एग्जाम तक भी आप दोगे ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जब तक सही रहेगी, क्लियर रहेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप क्वेश्चंस को आराम से निकाल लोगे। तो ये क्या है? वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यूएस मार्केट है। दुबई ओमान का क्या है? तो मिडिल ईस्ट और एशियन मार्केट है। यूएस और यूरोप की बात करें तो उनका यहाँ पे एडवांटेज है, क्योंकि उनके मार्केट और उनके प्राइस जो है ना, वो यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं। यानी कि आगे आने वाले दिनों में ऑयल का क्या मार्केटिंग होगा, तो उसका जो यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग होता है, उसके ऊपर जो उनका मार्केट होता है और प्राइस होता है, ये बेस्ड होता है। साथ ही हर एक ट्रेंड में जो है क्रूड मार्केट के हर एक ट्रेंड में ये रिफ्लेक्ट भी करता है। वहीं अगर बात करें जो प्राइस चार्ज किया जाता है एशियन कंट्री से, ये कितना होता है? तो $1 से $2 हायर होता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि क्रूड ऑयल की प्राइस यहाँ पे $20 है, तो अगर एशियन कंट्री से ये एशियन प्रीमियम में ले रहे हैं तो ये $21 होगा या $22 होगा, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, $1 या $2 ज़्यादा होता है। तो $1 कितना होता है? तो आज के डेट में तो ये 72 है, 72 73 के बीच में चल रहा है। तो इसी तरीके से एक्स्ट्रा अगर रुपीज़ में पे करना हो तो ये एक्स्ट्रा पे किया जाता है, ठीक है। ओपेक कंट्रीज़ के बारे में अब हम लोग यहाँ पे मैप में देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं। ध्यान से देखिएगा, सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। ये है वेनेजुला, साउथ अमेरिका में आपको वेनेजुला देखने को मिलेगा। अफ्रीका में बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो कि ये अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वेटोरियल गुइनिया है, गैबॉन है, अंगोला है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, लीबिया है, ठीक है। वेस्ट एशिया में बात करूँ तो वेस्ट एशिया में इराक, कुवैत, ईरान, यूएई और सऊदी अरेबिया है। तो वेस्ट एशिया के यहाँ पे 5 कंट्री हैं आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साउथ अमेरिका के यहाँ पे 1 कंट्री है, और साथ ही साथ आपका अफ्रीका के 1 2 3 4 5 6 7 कंट्री है, ओके। तो टोटल यहाँ पे 10 कंट्री बताया जा रहा है, लेकिन और भी यहाँ पे है। तो ये सारे मेन यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एक बार और देख लीजिए यहाँ पे वेस्ट एशिया के कौन कौन है, तो इराक, ईरान, कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया, ठीक है। और अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करें, सॉरी अफ्रीका की बात करें, तो यहाँ पे अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वेटोरियल गुइनिया, गैबॉन, अंगोला, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लीबिया, ठीक है। और यहाँ पे वेनेजुला है। तो ये कुछ कंट्रीज़ है ओपेक कंट्री का, तो इसको ध्यान रखना है। आइए कुछ बात कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे तो 13 ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशन है। अभी तो हम लोग 10 देखे, इसके अलावा भी है 13 ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस कहाँ जा रहा है। ओपेक की अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यही बात यहाँ पे इनके द्वारा कहा जाता है कि पेट्रोलियम जो पॉलिसीज़ होते हैं ना, उसको यूनिफाई करना है। यानी कि ऑल ओवर द इंडिया में आप कहीं से भी तेल खरीद लो, कच्चा ऑयल खरीद लो, तो लेकिन उसकी प्राइस एक होनी चाहिए, फेयर और स्टेबल प्राइस भी होनी चाहिए, क्योंकि ऑयल में आप देखते हो कि मोनोपोली नहीं होना चाहिए। बहुत सारे कंट्रीज़ यहाँ पे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो ऑयल को यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे, पेट्रोलियम को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से जो है दाम लगाए। नहीं, प्राइस ऑल ओवर द कंट्री में स्टेबल होना चाहिए। एक एफिशिएंट इकोनॉमिक और रेगुलर सप्लाई भी हो। ऐसा नहीं है कि जब मन करे तब सप्लाई करे और जब मन करे सप्लाई कट कर दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हर समय जो है यहाँ पे सप्लाई जो है होती रहनी चाहिए, इसको इंश्योर करता है। ओपेक सेक्रेटेरिएट की बात करें तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, कहाँ है, तो वियना है, ऑस्ट्रिया के वियना में आपको देखने को मिलेगा। हेडक्वार्टर यही है, हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में है। वाइल अगर हम लोग देखें तो आज के डेट में हम लोग ओपेक नहीं, ओपेक प्लस की बात करते हैं। ओपेक प्लस क्या कहने का मतलब है? ओपेक प्लस कहने का मतलब है कि यहाँ पे ओपेक में तो सिर्फ वही कंट्री है जहाँ पे पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है, लेकिन ओपेक प्लस में जो है नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ भी यहाँ पे इंक्लूड हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि अज़रबैजान, बहरीन, ब्रुनई,
कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान एंड सूडान, ये सब है जो कि 13 नेशन कंट्रीज़ के साथ यहाँ पे आपका जो है इंक्लूड है। तो ओपेक प्लस आपसे पूछा जा सकता है कि ओपेक प्लस क्या है, तो ओपेक प्लस में आपका नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ भी इंक्लूड हो गए हैं। साथ ही अगर हम लोग करंट एस्टिमेट के हिसाब से देखें तो 79% जो वर्ल्ड की प्रूवन ऑयल रिजर्व्स है तो वो ओपेक मेंबर में ही यहाँ पे इंक्लूड है। बट बल्क ऑफ ओपेक ऑयल रिजर्व्स आप देखोगे तो मिडिल ईस्ट में ज़्यादा है, यानी कि मिडिल ईस्ट की जो कंट्री है इराक, ईरान, कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया, तो इसमें बहुत ज़्यादा है, 64% टोटल यहीं देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इंडिया की, क्या इंडिया ओपेक का मेंबर है? तो नो, इंडिया यहाँ पे ओपेक का मेंबर नहीं है। ओपेक का तो मेंबर हो नहीं सकता क्योंकि इंडिया ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है, लेकिन हाँ ओपेक प्लस के मेंबर हम लोग आगे चलकर ज़रूर हो सकते हैं क्योंकि उसमें अलाउ किया गया है कि नॉन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ भी जो है ओपेक का यहाँ पे मेंबर बन सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें इंडिया की तो हम लोग वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर हैं, यानी हम लोग ऑयल परचेजर्स जो है वो 3rd लार्जेस्ट है और 78% क्रूड ऑयल को परचेज करते हैं, 59% हम लोग एलपीजी को, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एंड नियरली 38% जो है हम लोग एलएनजी को, लिक्विफाइड नेचुरल गैस को हम लोग यहाँ पे खरीदते हैं ओपेक नेशन से। इंडिया का जो ऑयल डिमांड है ना ये फोरकास्ट किया जाता है कि बहुत बढ़ गया है, यानी कि अगर हम लोग देखें और ये भी बताया जा रहा है कि पहले से तो बढ़ा है, आगे भी और ज़्यादा बढ़ेगा। यानी कि अगर 2019 में देखें तो हमारा जो डिमांड है वो 4.7 मिलियन बैरल पर डे है, लेकिन 2045 तक बताया जाता है कि ये बढ़ के 10.7 मिलियन बैरल पर डे हो जाएगा। तो इस हिसाब से बताया जा रहा है। अब देखते हैं कि इशू क्या है, इंडिया का ओपेक कंट्रीज़ के साथ इशू क्या है। तो सबसे पहले आप लोग देखते हो कि सैंक्शन लग चुका है ईरान के ऊपर। ईरान के ऊपर सैंक्शन लगने से क्या होता है कि हमारा जो ऑयल इंपोर्ट करने का जो रहता है वो कट हो जाता है और जिसके कारण जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ जाता है। एशियान प्रीमियम भी है। सऊदी अरेबिया मीनवाइल आप देखोगे तो यहाँ पे प्रीमियम चार्ज करता है, एक्स्ट्रा चार्ज वो ओपेक कंट्रीज़ के द्वारा लिया जाता है एशियन कंट्रीज से जब वो ऑयल सेल करते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और डिप्लीशंस ऑफ फॉरेक्स है, यानी कि फॉरेक्स क्या होता है, फॉरेन रिजर्व्स, ठीक है, फॉरेन करेंसी जब यहाँ पे हम लोग अपने कंट्री में रिजर्व करके रखते हैं तो उसको हम लोग फॉरेक्स कहते हैं। मेजर जो ट्रेड होता है ओपेक्स मेंबर स्टेट में वो यूएस डॉलर में होता है या फिर यूरो में होता है। तो हमारी करेंसी क्या है, रुपीज़ है, लेकिन हम लोग जब यहाँ पे तेल खरीदते हैं तो उसको रुपीज़ में नहीं देते, हम लोग को यूएस डॉलर में देना पड़ता है, यूरो में देना पड़ता है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे जैसे आप लोग कहीं घूमने जाते हो, मान लो मालदीव्स घूमने गए हो, तो वहाँ पे मालदीव्स छोड़िए आप लोग कनाडा घूमने गए हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, आपके पास जो है डॉलर होना चाहिए। तो जब आपके पास डॉलर होगा तभी आप लोग वहाँ से परचेज़ कर सकते हो सामान, ठीक है। तो वही चीज़ है कि तेल को भी परचेज़ करने के लिए इंडिया के पास जो है डॉलर होना चाहिए या यूरो होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को अपने बैंकों में जो है ना ये फॉरेक्स रिजर्व रखना पड़ता है, फॉरेन करेंसी को हम लोग रखते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि हम लोग रुपीज़ में एक्सचेंज नहीं कर पाते, समटाइम्स हमारे पास उतना फॉरेन रिजर्व्स नहीं होता है। हालांकि अभी तो कोविड में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हमारा, लेकिन अगर मान लीजिए कि नहीं हो, डॉलर नहीं हो, तो क्या हम लोग परचेज़ नहीं करेंगे, फिर तो एक प्रॉब्लम आ गया ना, हम लोग के पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। मार्केट इनस्टेबिलिटी देखने को मिलता है, ऑयल का मार्केट इतना ज़्यादा इनस्टेबल है कि उसका कुछ कहना ही नहीं है, जिसका भुगतान आप लोग को करना पड़ता है जब आप लोग अपने टू व्हीकल या फिर 4 व्हीकल में जब भी आप लोग पेट्रोल डीजल भरवाते हो तो उसकी प्राइस आप लोग को देखने को मिलेगा कि कितना ज़्यादा वैरी करता है, हर एक दिन जो है ना बढ़ता घटता रहता है। साथ ही आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओगे तो भी आपको वैरी देखने को मिलेगा। तो वही चीज़ है कि ये स्टेबल नहीं है, जिसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट होता है और इससे जो है ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है। किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, अदरवाइज जो है वहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हो जाता है। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि ओपेक को यहाँ पे जो है जो डिस्क्रिमिनेटरी आसियान प्रीमियम है उससे दूर होकर काम करना चाहिए और जो यहाँ पे ग्लोबल लेवल प्लेइंग प्राइसिंग मैकेनिज्म है उसके साथ यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ हमें ये ज़रूरी है कि हम लोग यहाँ पे रुपी में इसको इस्तेमाल करें, ना कि डॉलर और यूरो का इस्तेमाल करें क्रूड ऑयल को परचेज़ करने के लिए। तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कहीं ना कहीं कम होगा और हमारा जो व्यापार है वो ओपेक मेंबर कंट्रीज़ के साथ थोड़ा बढ़ेगा। तो ये सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही है। तो यहाँ पे हो गया हमारा ओपेक भी कंप्लीट हो गया। आइए एक बार और देख लेते हैं कि ओपेक में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले यहाँ पे जाने की अभी 4th हाई लेवल मीटिंग हुई है ओपेक इंडिया डायलॉग का। यहाँ पे आसियान प्रीमियम के बारे में समझे, यानी कि एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे लिया जाता है आसियान कंट्रीज़ के द्वारा। आसियान कंट्रीज़ से यहाँ पे ओपेक कंट्री के द्वारा एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है, ठीक है। और ओपेक कंट्री के बारे में समझे 13 टोटल नेशन है, लेकिन अब ओपेक प्लस की बात करते हैं जिसमें कि नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ भी यहाँ पे इंक्लूड है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, लेकिन हम लोग जो है 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर हैं और हमारी डिमांड भी जो है ये फोरकास्ट किया गया है कि आगे आने वाले सालों में और ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन काफ़ी इशूज़ देखने को मिलता है ओपेक कंट्रीज़ के साथ, तो वो इशूज़ भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। कल हम लोग क्या देखने वाले हैं, कल से स्टार्ट करेंगे इंडिया एंड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। इस बार IR में काफ़ी टॉपिक है, लेकिन डिटेल
में टॉपिक है, बहुत ही शानदार है ये, तो इसको ध्यान में रख के थोड़ा पेशेंस रखकर ज़रूर सारे लेसन्स को ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए इतनी ही रखते हैं। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ और सोशल नेटवर्किंग साइट्स में शेयर कीजिए। साथ ही और भी कोई भी डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।